डेटा इज द न्यू ऑयल, टेक इज द न्यू ऑयल, एआई इज द न्यू ऑयल। ये स्टेटमेंट्स देने में लोगों ने शायद थोड़ी जल्दी की, क्योंकि सामने जो स्थिति दिख रही है वो यही कह रही है, ऑयल इज ऑयल एंड इवन डेटा नीड्स ऑयल। एनर्जी सेंटर्स, डेटा सेंटर्स, इन सब को चलाने वाला भी तेल ही है, जो ये भी तय करता है कि आपको घर का खाना चूल्हे पर बनाना होगा या फिर गैस स्टोव पर। अगर गैस स्टोव होगा तो वो एलपीजी होगा या एलएनजी होगा। ईरान की जंग ने इस बात का तो सबूत दे ही दिया है। दुनिया भर के देशों को कहीं एनर्जी इमरजेंसी लगानी पड़ रही है तो कहीं एसी पर बैन लग गया है, जैसे बांग्लादेश में। भारत में शादियों में केटरिंग वालों को मेन्यू छोटा करना पड़ रहा है। भारत में हालात बांग्लादेश वाले चरम पर नहीं हैं, पाकिस्तान वाले चरम पर नहीं हैं, लेकिन प्रधानमंत्री 2 दिन संसद से देश को यही संकेत दे चुके हैं कि मुश्किल वक्त आ सकता है और इसके लिए सबको मिलकर तैयार रहना होगा। हम सहमत हैं प्रधानमंत्री की बात से। चुनौती से लड़ने के लिए देश को एक होना चाहिए, लेकिन एकता मनोबल बढ़ा सकती है। गाड़ी तो तेल से चलेगी जिसे जुटाना होगा। हमने राजदूत की पिछली किस्तों और खबरगांव के दूसरे वीडियोस में आपको स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स के बारे में बताया था, जहां हम ऐसी ही किसी परिस्थिति के लिए कच्चा तेल जमा करके रखते हैं। बीते कुछ साल तेल की कीमतें कुछ अपवादों को छोड़कर बहुत ज़्यादा नहीं रहीं, कोविड में तो बहुत कम थी। और भारत सरकार के अपने आंकड़े कहते हैं कि भारत ने बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज़ी से तरक्की की है। इसका मतलब यही निकलता है कि तेल सस्ता था, सस्ता नहीं था तो बहुत महंगा नहीं था, और हम तरक्की भी कर रहे थे। ऐसे में बुरे वक्त में काम आने वाले स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स पूरी तरह भरे होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड के पास 3 बड़ी फैसिलिटीज हैं, जिनकी कुल क्षमता है 53,30,000 टन। इंडिया टुडे के अशोक उपाध्याय की लगाई आरटीआई के जवाब में सरकार ने बताया है कि यह भंडार 9.5 दिनों तक भारत की खपत को संभाल सकते हैं, बशर्ते वो पूरी तरह भरे हों। लेकिन 23 मार्च को सरकार ने राज्यसभा को सूचित किया कि आईएसपीआरएल के भंडार में 33,30,000 टन ही कच्चा तेल है। ये हमारे कुल भंडार का लगभग 64% बैठता है, 2/3। इसका मतलब ये हुआ कि भारत के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स में 9.5 नहीं, 6 दिन के आसपास का करीब तेल बचा है, क्रूड ऑयल। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, इस डाटा का मतलब ये बिल्कुल नहीं निकलता है कि भारत में 6 दिन का तेल है। भारत में दुनिया के कुछ सबसे बड़े रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स हैं, कई गुजरात में है उसमें से, और आज भी भारत पेट्रोकेमिकल दुनिया में एक नेट एक्सपोर्टर है। लेकिन स्ट्रेटेजिक रिजर्व जैसे भंडार इस वक्त अगर पूरी क्षमता पर भरे होते तो सरकार के पास ज़्यादा एल्बो रूम होता। इतना ही नहीं, सरकार ने 2021 में ओडिशा के चांडीखोल और कर्नाटक के पुदुर में और भंडार बनाने का काम शुरू किया। ये बन जाते तो 12 दिन लायक कच्चा तेल हम और स्टोर कर सकते थे, लेकिन इन्हें पूरी तरह बनने में कम से कम 2030 तक का वक्त लगेगा। इससे भी बड़ी समस्या ये है कि जो बजट सरकार ने इन रिजर्व्स के लिए रखा था उसका भी पूरा इस्तेमाल वो नहीं कर पाई है। नतीजा, हम जितने तैयार हो सकते थे नहीं हैं। भारत में तेल की वैसी किल्लत बिल्कुल नहीं है जैसी पाकिस्तान में, दूसरे मुल्कों में है, लेकिन तेल के चढ़े हुए दाम अब सरकार का बजट खराब कर रहे हैं। हमारे जहाज किसी तरह निकल जा रहे हैं, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब भी पूरी तरह खुला नहीं है। इसके चलते जो तेल मिल रहा है उससे हमें प्रीमियम दाम पर लेना पड़ रहा है। आग लग चुकी है, इसलिए कुआं क्यों नहीं खोदा गया वाला सवाल हमें बहुत दूर नहीं ले जा पाएगा। वैसे भी वो डोमेन राजदूत का है नहीं। तो आइए इस पर चलें कि आग के अपने आप बुझने के क्या चांसेस हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि वो 15 पॉइंट्स का अग्रीमेंट कर रहे हैं ईरान के साथ, लेकिन ट्रंप खुद ही 3 पॉइंट्स बता पा रहे हैं। कह रहे हैं कि ईरान ने उन्हें बहुत बड़ा तोहफा दिया है, दहेज आ गया है, पर लड़की वाले यानी ईरान कह रहा है कि अमेरिका खुद से ही बातचीत कर रहा है, हम तो आप जैसे लोगों के साथ समझौता नहीं करते। अच्छा, एक तरफ ट्रंप अग्रीमेंट भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिका के 2 छोटे छोटे हमने कह दिया, लेकिन ये आईएनएस विक्रांत के साइज के हैं, छोटे एयरक्राफ्ट कैरियर्स जिनमें हजारों मरीन सवार हैं, वो फारस की खाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब 82nd एयरबोर्न यानी अमेरिकी पैराट्रूपर्स भी वेस्ट एशिया की तरफ जा रहे हैं। क्या अमेरिका बातचीत के साथ साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या ईरान के आइलैंड्स पर हमला करने की तैयारी कर रहा है? बूट्स ऑन ग्राउंड। ईरान अमेरिका के साथ एग्रीमेंट में ट्रंप के दामाद की जगह जेडी वैंस से बातचीत क्यों करना चाहता है? अभी ईरान ने बोला भी है कि पाकिस्तान के जरिए हमें एक अमेरिकी प्रपोजल मिला है। अली लारिजानी के बाद आए ईरान के नए नेशनल सिक्योरिटी चीफ कौन है, और क्या भारत ने अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना उसे देना चाहिए था? इन्हीं सवालों पर आज के एपिसोड में बात होगी। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत।
पहले बात हिंदुस्तान की। सरकार ने बजट में इस साल के लिए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भरने और बढ़ाने के लिए 5,876 करोड़ रुपए रखे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सरकार इसके लिए सिर्फ 1,039 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाएगी और अगले साल के लिए तो इसे घटा दिया गया, 200 करोड़ कर दिया गया। ये सारी बातें फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कही गई हैं। बजट एस्टिमेट रिवाइज एस्टिमेट का जो फर्क है उसकी बात हो रही है। खर्चा कम तब हो रहा है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज आ नहीं पा रहे हैं। 88% से ज़्यादा तेल बाहर से आ रहा है हमारा, लेकिन ये गैप कम होने के बजाय बढ़ ही रहा है। इसके अलावा सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में भी कमियां सामने आई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि रिजर्व बनाने में देर की गई, ज़्यादा खर्च नहीं किया गया और स्टोरेज का पूरा इस्तेमाल भी नहीं हुआ, जबकि इन स्टोरेज को पूरी तरह भरना ज़रूरी है ताकि तेल की कमी के वक्त ये काम आए। आखिरी बार 2020 में जब कोविड के समय तेल के दाम बहुत कम थे, $19 में एक बैरल तेल आ रहा था, तब भारत ने सस्ता तेल खरीदकर अपने रिजर्व पूरी तरह भर लिए थे, लेकिन उसके बाद से दोबारा इन स्टोरेजेस को भरा नहीं गया। अब ये रिजर्व्स 2/3 पर हैं और नए रिजर्व बनाने का प्लान धीमा चल रहा है। अभी के लिए तो प्राइवेट स्टॉक और अलग अलग देशों से तेल खरीदने की वजह से हालात संभले हुए हैं। हमने पहले भी बताया हम एक्सपोर्ट करते हैं, फिर कुछ तेल आ भी रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज ने करीब 5 मिलियन बैरल ईरानी क्रूड खरीद लिया है। ऐसा तब हुआ जब 21 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के तेल पर लगे प्रतिबंधों में ढील दी। रिपोर्ट के मुताबिक ये तेल नेशनल इरानियन ऑयल कॉरपोरेशन से खरीदा गया है, वहाँ का इंडियन ऑयल। इस तेल की कीमत ICE ब्रांड से करीब $60 पर बैरल ज़्यादा तय हुई है, मतलब ईरानी तेल प्रीमियम दाम पर ही आ रहा है। ये नहीं पता कि डिलीवरी कब होगी। पिछले कुछ सालों में ईरान का तेल ज़्यादातर चीन को छोटे छोटे रिफाइनरीज को दिया गया है, अक्सर इसे किसी दूसरे देश का बताकर बेचा जाता है। अब ट्रंप ने 30 दिन की छूट दी है, जिसमें 20 मार्च तक लोड हुआ तेल 19 अप्रैल तक उतारा जा सकता है। 2019 में ईरान पर लगे सैंक्शंस के बाद अब भारत ने पहली बार ईरान से तेल खरीदा है। दुनिया इस बात पर सट्टा लगा रही है कि ईरान इस तेल का पेमेंट लेगा कैसे और फिर इसका करेगा क्या। बोर्स बाजार थिंक टैंक के CEO इस्कंदर बातमांगेलीज ने इस पर अपनी राय दी है। वो बताते हैं कि 2019 के बाद से भारत ने पहली बार ईरान से तेल लिया है और ये डील तकरीबन $500 मिलियन की है, तकरीबन 4700 करोड़ की। इस्कंदर का आकलन है कि ईरान ये तेल बेचता ही नहीं अगर ये पक्का नहीं होता कि उसको पैसा मिलेगा। लेकिन एक दिक्कत है, पैसा कैसे मिलेगा? डॉलर में वो कारोबार कर नहीं सकता, वो सैंक्शन तो नहीं हटा है। तो संभव है कि ईरान ये डील रुपए में करे, जैसा पहले होता था। वो कुछ अमाउंट लेते थे हमसे रुपए में, बाकी डॉलर्स में। तो इसी परंपरा पे चलते हुए ये संभव है कि पैसा यूको बैंक में जो ईरान का अकाउंट है उसमें जमा किया जाएगा और फिर इस रुपए का इस्तेमाल ईरान चावल और जेनरिक दवाओं की खरीद में कर लेगा। बदले में ईरान भारत के दूसरे टैंकर्स को हॉर्मुज से सेफ पैसेज दे सकता है। भारत के लिए ये राहत की बात है कि उसने अपना एक बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट भारतीय रेल किसी भी ऑयल शॉक से अब आज़ाद कर लिया है। रेलवे 99% इलेक्ट्रीफाइड है। कल को तेल ही मिलना बंद हो जाएगा तब भी हम रेलवे के ऑपरेशंस आराम से चला सकते हैं, क्योंकि अब रेलवे को तेल सिर्फ जनरेटर में डालने के लिए चाहिए होता है और बहुत कम चुनिंदा रूट से जहां डीजल ट्रैक्शन है। जो मेन लाइन ट्रैक्शन है हिंदुस्तान का, वो आज पूरी तरह से इलेक्ट्रिक है और भारत के पास इस इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन को बिजली देने के लिए बहुत तरीके हैं। हमारे पास दुनिया के सबसे बड़े प्रूवन कोल रिजर्व्स में से एक है, बहुत कोयला है हमारे पास, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास है, थोड़ा बहुत विंड और सोलर भी है। तो ये तय है कि ऐसी कभी कोई स्थिति नहीं बन सकती जिसमें भारतीय रेल प्रभावित हो। इसका क्रेडिट रेलवे के इंजीनियर्स, रेल मंत्रालय, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स जिन्होंने काम किया और सरकार जिसने नीति बनाई, सभी को हम देते हैं। हम इसी की बात कर रहे हैं कि जिस तरह रेल को हमने ऑयल प्रूफ किया, वैसी तैयारी हमें दूसरे सेक्टर्स में भी करनी होगी। सरकार ने बिजली की मांग को लेकर भी तैयारी शुरू कर दी है। गर्मी आने वाली है तो बिजली की पीक डिमांड इस बार कह रहे हैं कि 270 गीगावाट तक जाएगी। ऐसे में बिजली सेक्टर से ज़्यादा बिजली बनाने को कह दिया है सरकार ने, खासकर जो इंपोर्टेड कोल वाले प्लांट्स हैं। ये वो प्लांट्स हैं, टाटा वगैरह के पास ऐसे हैं जो कोस्ट पे बनते हैं, समंदर के रास्ते कोयला आता है, वहीं उसकी बिजली बनाकर सप्लाई कर दी जाती है। आम तौर पर ये बिजली महंगी पड़ती है क्योंकि आप कोयला हिंदुस्तान का नहीं इंपोर्ट करके खरीद रहे हो। इस वजह से इनको कम यूज़ किया जाता है अगर पावर परचेज एग्रीमेंट ना हो, लेकिन इनको अब हम चलाएंगे। ईरान जंग की वजह से LNG की सप्लाई प्रभावित हुई है, जिससे गैस से चलने वाले पावर प्लांट्स के लिए फ्यूल की कमी का जो खतरा है वो पैदा हुआ है। पहले भी सरकार ने इमरजेंसी में गैस और इंपोर्टेड कोयले वाले प्लांट्स को फुल कैपेसिटी पर चलाने का हुक्म दिया है, लेकिन इस बार
गैस की कमी से सिस्टम पर स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा है। भारत में गैस से बनने वाली बिजली का हिस्सा बहुत कम है, लेकिन इसका कुछ रोल तो है ही। शाम के वक्त जब सोलर पावर कम हो जाती है, ऑब्वियसली कम क्या ख़त्म ही होती है, तब गर्मियों में तकरीबन 8 गीगावाट गैस बेस्ड पावर प्लांट्स से हम ले लेते हैं, या उतनी कैपेसिटी हमारे पास में है। इसमें कमी अगर आती है तो एक गैप यहाँ बनेगा, और इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार अब इंपोर्टेड कोल वाले प्लांट्स की ओर देख रही है। इसी के तहत सरकार ने हाल ही में टाटा पावर को ये हुक्म दिया है कि वो गुजरात के मुंद्रा में जो उसने प्लांट लगाया है, वहाँ 1 अप्रैल से 30 जून तक उसको फुल कैपेसिटी पर रन करें। सरकार ने यह भी कहा है कि ज़रूरत पड़ी तो बाकी प्लांट्स को भी इस तरह का हुक्म दिया जा सकता है। तेल और बिजली के अलावा ड्राई फ्रूट्स के दाम भी बढ़े हैं। हमने अब कल आपको चावल एक्सपोर्ट के बारे में बताया था, आज ड्राई फ्रूट सुनिए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और अफगानिस्तान से आने वाले सामान के दाम लगभग दोगुने हुए हैं, 80% से 100%। सप्लाई में रुकावट है, आगे क्या होगा इसके बारे में किसी को नहीं पता। पिस्ता के दाम 2000 रुपये किलो से बढ़कर 4000 रुपये किलो हो गए हैं, जबकि ईरान से आने वाला प्रीमियम बादाम मामरा गिरी 2000 रुपये से बढ़कर 3800 से 4200 रुपये किलो हो गया है। ये हिंदुस्तान की बात हमने की, राजदूत में भी कर रहे हैं, क्योंकि मुद्दा उतना ज़रूरी है, आपको जानना ज़रूरी है। अब अमेरिका और ईरान की बातचीत पे आते हैं। अमेरिका ने ईरान के सामने 15 पॉइंट्स का प्लान रखा है। इसमें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कंट्रोल, प्रॉक्सी ग्रुप का सपोर्ट बंद करना, मिसाइल प्रोग्राम को लिमिट करना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को शुरू करना, ये बहुत सारी शर्तें हैं। साथ ही अमेरिका इस प्रपोजल में 1 महीने के सीज फायर की बात भी कर रहा है, ताकि बातचीत आगे बढ़ सके। जिन्होंने गजा सीज फायर वाली स्टोरी को अच्छे से फॉलो किया है वो हंसेंगे इस पे। इनमें से ज़्यादातर बातें वही हैं जो पहले भी हो रही थी। इनमें से कुछ को ईरान पहले भी रिजेक्ट कर चुका है, कुछ को एक्सेप्ट भी कर चुका है। ईरान के लिए कुछ राहत इस प्लान में दिख भी रही है, जैसे कुछ प्रतिबंध हटाए जाएंगे, यूएन की निगरानी में सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाने की परमिशन ट्रंप कह रहे हैं कि दूंगा, और इकोनॉमिक मदद की जाएगी ईरान की इकोनॉमी को संभालने के लिए। मदद क्या, शायद एसेट्स ही अनफ्रीज करेंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने जवाब में अपनी तरफ से कड़ी शर्तें रखी हैं, जैसे गल्फ में अमेरिकी मिलिट्री बेसिस को बंद करना, सारे सैंक्शंस हटाना, लेबनान में इजराइल के मिलिट्री ऑपरेशंस को रोकना, और सबसे ज़रूरी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों पर टोल लगाने की परमिशन देना। अब ये शर्तें ईरान ने रख दी हैं, दोनों ही टाइट चल रहे हैं। साथ में ये शर्त भी रखी है कि हम किससे बात करना चाहते हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अमेरिका से कहा है कि जंग को ख़त्म करने के लिए उपराष्ट्रपति JD वैंस से बात हम करना पसंद करेंगे, न कि ट्रंप के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जारेड कुश्नर से। ईरान की तरफ से कहा गया है कि स्टीव और जारेड अगर बातचीत करेंगे तो बात बने ऐसा कम ही होगा। JD वैंस को इसलिए आगे रखा जा रहा है क्योंकि वो ईरान में ऑपरेशन के ज़्यादा पक्ष में दिखे नहीं है, ऐसा कम से कम माना जाता है, और वो इस जंग को जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ऐसा ईरानियन थॉट है। जबकि स्टीव और जारेड पिछली बार भी बातचीत में थे और उसी दौरान ट्रंप ने ईरान पर हमला किया था, तो ईरान को लगता है कि वो बातचीत नहीं, एक तरह का दिखावा था। ईरान फिर वो फेसेस मीटिंग में देखना नहीं चाहता है, लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि इसमें हम सभी लोग शामिल हैं। वैंस भी हैं, मार्को रूबियो है, स्टीव विटकॉफ भी है, जारेड भी है, खुद ट्रंप भी है। ट्रंप ने टीम तो बना ली है, लेकिन बातचीत के साथ साथ वो गल्फ में मरीन्स और पैराट्रूपर्स को भी भेज रहे हैं, स्पेशल ऑप्स टुकड़ियाँ भी भेज रहे हैं। क्यों? क्या फिर से इस वीकेंड पर हमला होगा, हमारा वीकेंड खराब होगा, मुझको शॉपिंग करनी है भाई। अमेरिकी मरीन की 2 खास यूनिट्स, USS त्रिपोली जो जापान से आ रही है और दूसरी USS सैन डिएगो जो कैलिफोर्निया से आ रही है, कॉन्टिनेंटल US। ये दोनों छोटे छोटे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जिनसे फाइटर प्लेन्स मरीन्स के डिस्पैच किए जा सकते हैं, हेलीकॉप्टर्स लॉन्च किए जा सकते हैं, V2 ऑस्प्रे लॉन्च किया जा सकता है, साथ ही एम्फीबियस असॉल्ट व्हीकल भी लॉन्च कर सकते हैं, मतलब ऐसे ट्रूप कैरियर होते हैं टैंक नुमा जो समंदर में तैरते हुए सीधे बीच पर चलना शुरू कर सकते हैं, बीच असॉल्ट के काम आते हैं। कंटेस्टेड बीच जो होते हैं, जैसी D-Day लैंडिंग्स थी, वो इससे पॉसिबल है। हर छोटे एयरक्राफ्ट कैरियर पर 2000 के करीब मरीन्स हैं और इन जहाज़ों के साथ इनके एस्कॉर्ट शिप्स भी आते हैं, साथ में उनके क्रूजर्स वगैरह चलते हैं, डिस्ट्रॉयर्स वगैरह। इसके अलावा ट्रंप ने करीब 2000 पैराट्रूपर्स को मिडल ईस्ट भेजने का आदेश दिया, वेस्ट एशिया। 82nd एयरबॉर्न डिवीजन के ये लोग होंगे, इसको जाना जाता है नाइट रेड्स के लिए। USS त्रिपोली जिसमें करीब 2000 मरीन है, 1-2 दिन में पहुंच भी जाएगा, अभी इंडियन ओशन में है, वेस्ट एशिया पहुंचने वाला है। इसके पीछे USS बॉक्सर आ रहा है जिसके साथ एक और एम्फीबियस ग्रुप होगा, और फिर USS सैन डिएगो वो भी आएगा। अब पैराट्रूपर्स जो हैं ये इमीडिएट रिस्पांस फोर्स का हिस्सा हैं US में, जिसमें करीब 3000 सैनिक हैं, और इनकी ताकत ये है अमेरिका के मुताबिक कि 18 घंटे के अंदर पूरे ग्लोब पर ये कहीं भी डिप्लॉय हो सकते हैं। यानी अमेरिका ग्राउंड इन्वेजन करना चाहता है, नहीं चाहता हम नहीं बता सकते, लेकिन तैयारी कर रहा है।
कहाँ डिप्लॉय किया जाएगा इसे लेकर जानकारी अभी नहीं है, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट संदीप उन्नीथन ने चक्रा न्यूज़ पर इस डिप्लॉयमेंट पर 2 सिनारियोस डिस्कस किए हैं विद ड्यू क्रेडिट। हमने उनको देखा, हमारे मुताबिक आप उनके प्लेटफॉर्म पे जाके भी देख सकते हैं, लेकिन उनका विजडम हम शेयर कर रहे हैं। उनके मुताबिक, संदीप उन्नीथन के मुताबिक, ऐसी यूनिट्स का इस्तेमाल या तो आइलैंड्स को कैप्चर करने में या फिर खास मिलिट्री ऑक्यूपेशंस के लिए किया जा सकता है। ऐसे में पहला सिनेरियो ये बनता है कि अमेरिका ईरान के खर्ग आइलैंड पर कब्जा करे। पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास अपने कैरियर ग्रुप्स को लेकर जाएगा, फिर फोर्स के जरिए खर्ग आइलैंड तक पहुंचेगा। लेकिन खर्ग आइलैंड पर्शियन गल्फ से 480 किलोमीटर अंदर है और ईरान के तट से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर। ये आइलैंड एक किले की तरह है। ईरान की स्पीड बोट्स, IRGC की फोर्सेस यहाँ तैनात रहती हैं, जिसके कारण अमेरिका के लिए इस पर कब्जा करना मुश्किल रहेगा। दूसरा सिनेरियो ये है कि ईरान जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास में, उस रास्ते में, उन पर कब्जा करे, जैसे किशिम आइलैंड, या फिर UAE की ज़मीन का इस्तेमाल कर ईरान पर अटैक्स करे, या फिर एक ग्राउंड इन्वेजन ही करे पैराट्रूपर्स के जरिए। लेकिन ये सारे ही ऑप्शंस अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल होंगे। संदीप उन्नीथन के मुताबिक अगर अमेरिका ऐसा कोई ऑपरेशन ईरान में करता है तो ये दूसरी वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे कड़ी लड़ाई हो सकती है। ऐसे में पहले तो अमेरिका को ईरान के उन हथियारों को ख़त्म करना होगा जो उनके जहाज़ों के लिए ख़तरा हैं, जैसे स्पीड बोट्स हैं, मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, पानी में बिछाई गई माइंस हैं। पूरे रास्तों को डीमाइन करना पड़ेगा। फिर जब ख़तरा कुछ कम हो जाएगा तब US नेवी इस रास्ते में एंटर कर सकती है। ईरान के पास इन जहाज़ों पर हमला करने के कई तरीके हैं, ऊपर से मिसाइल और ड्रोन, समंदर में स्पीड बोट जो टक्कर मार सकती हैं, जो रैमिंग अटैक्स होते हैं या ब्लास्ट कर सकती हैं, और पानी के नीचे माइंस तो हैं ही। पिछले दिनों अमेरिका ने ईरान के तटीय इलाकों पर भारी बमबारी करके देखी है। 19 मार्च को अमेरिकी सेना के टॉप अधिकारी डैन केन ने बताया कि फाइटर जेट्स ने 5000 पाउंड के बम गिराकर ज़मीन के नीचे बंकरों को निशाना बनाया। जहां एंटी शिप मिसाइल्स रखी थी उनको हमने उड़ाया। अमेरिकी सेना का दावा है कि उन्होंने 120 से ज़्यादा ईरानी नौसैनिक जहाज़ और 44 माइन लेइंग वेसल्स को नुकसान पहुंचा दिया है, डुबो दिया है। लेकिन खतरे को कम करना बहुत मुश्किल है। ज़मीन पर सैनिक भेजना बहुत जोखिम भरा होगा। अभी भी वो ईरान की आर्टिलरी और ड्रोन्स की रेंज में होंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत तो हॉर्मुज की लोकेशन ही है। ये रास्ता बहुत सकरा है, 40 किलोमीटर चौड़ा है, चारों तरफ पहाड़ हैं, दो तरफ तो पानी है। इससे अमेरिकी जहाज़ों के पास हमलों से बचने के लिए बहुत कम रूम होगा। उसके साथ फिर आपको मिलिट्री का मूवमेंट करना है। इन द वर्ड्स ऑफ संदीप उन्नीथन, इट वुड बी अ वेरी ब्लडी एंड इंटेंस फाइट। हमला होगा या नहीं ये आपको और हमें तो पता चलेगा। आखिर में आपको बताते हैं कि ईरान में अली लारिजानी की जगह लेने वाला शख्स कौन है। ईरान ने 24 मार्च को मोहम्मद बाग़र ज़ोलगादर को देश के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का नया चीफ बनाया है। अली लारिजानी की जगह इन्होंने ले ली है। ज़ोलगादर को एक मजबूत नेता माना जाता है। पहले IRGC में कमांडर रह चुके हैं और उनका एक्सपीरियंस ईरान की डिफेंस में भी रहा है। वो IRGC की पहली पीढ़ी से आते हैं। लारिजानी भी उसी से आते थे। ये 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद बनी थी। उन्होंने ईरान इराक युद्ध को भी लड़ा है, अगेन लाइक लारिजानी। इसके बाद उन्होंने कई बड़े पद संभाले, जैसे 8 साल तक IRGC जॉइंट स्टाफ के प्रमुख रहे वो, और 8 साल तक डिप्टी कमांडर इन चीफ। बाद में उन्होंने राजनीति में एंट्री की। ईरान को एक ऐसे व्यक्ति की अभी ज़रूरत है जो अली लारिजानी जैसे एक्सपीरियंस लीडर की कमी को पूरा कर सके। लारिजानी का रिप्लेसमेंट वैसे तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने ढूंढने की कोशिश की है। इसलिए उन्होंने इतना टाइम भी लगाया ज़ोलगादर को अपॉइंट करने में, 1 हफ्ता। साथ ही ईरान के हार्डलाइन नेता ये भी मानते हैं कि ज़ोलगादर जैसे मजबूत मिलिट्री बैकग्राउंड वाले लोग इस समय युद्ध के हालात को और बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। लेकिन विवाद भी रहे इनको लेकर। उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि 1990 के दशक में सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोगों के हत्याओं में जो दमन हुआ, इनकी भी भूमिका थी, और 1999 में छात्र प्रदर्शनों को दबाने में भी वो शामिल रहे। फिलहाल ईरान को नया सिक्योरिटी चीफ मिल गया है, अमेरिका के साथ बात चल रही है और ट्रंप मिडल ईस्ट की तरफ अपनी फौज भेज रहे हैं। क्या होगा ये आने वाले दिनों में आपको राजदूत के एपिसोड्स के जरिए पता चल जाएगा। ये बढ़िया एपिसोड लिखा था रिया ने और इसे इरशाद ने रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए क्या खबर गांव। इसलिए हम लोग आपको चौंकाते हैं ये सब स्टंट्स करके, क्योंकि हमारी आपसे एक दरख्वास्त रहती है कि आप एक तो हमारे शोज़ देखिए, और बिल्कुल आपका हक, अगर हम आपसे 15 मिनट 20 मिनट ले रहे हैं तो आपका हक बनता है हमें ये बताना कि हमने कौन सी चूक की है, कौन सा काम ठीक किया है, और आप हमारे अंदर क्या बदलाव देखना चाहते हैं, क्या सुधार देखना चाहते हैं। इस तरह का फीडबैक दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि लड़के काम कर रहे हैं, लड़कियां काम कर रही हैं,
तो आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि खबरगांव में अच्छा काम होता है। जब हम ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे तो उस पहुँच का फ़ायदा आप ही को मिलना है और काम करने का मन करता है, आदमी थोड़ा मोटिवेटेड फील करता है। इसी नोट पे इस वीडियो को हम करते हैं कंक्लूड। अब देखते रहिए खबरगांव।